नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिससे बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। तो फैसला सीएम धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि भारत की शक्ति का देश के नौजवानों को गौरव महसूस हो सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठा के देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका। तो बीते दिनों 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की। सीएम धामी ने राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं पर विस्तार से रोशनी डाली। तो वित्त आयोग के सफल दौरे के बाद सीएम धामी ने कहा कि हमें विश्वास है कि आयोग उत्तराखंड की प्रगति और विकास के कार्य करने में हर संभव सहायता करेगा, जिससे अधिक से अधिक राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, हमने सभी जो राज्य की चुनौतियां हैं, राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है। और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अभी तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। रेखा आर्य ने बताया कि उन्होंने बीते सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रकरण को उठाया था। तो भारत को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों ने अब जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उसको लेकर जो प्रोत्साहन राशि उन्हें मिलनी थी वो जल्द ही मिलने वाली है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं पर अब धन वर्षा होगी। पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी, वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे रखा था। देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब जितने भी पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, जिस तरह से राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किए गए थे, उसमें जितने भी उत्तराखंड के जो लोग थे जिन्होंने प्रतिभाग किया है और बेहतर परफॉर्मेंस जिनका था, उनको सरकार की तरफ से जो पदक यहाँ पर दिए गए, उनकी जो धनराशि है वो अभी तक उनको मिली नहीं है। और इसी के लिए जो मंत्री रेखा आर्य हैं, उन्होंने कहा है कि शासन से लगभग 15 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे जारी करने के लिए कहा गया है। और बहुत जल्द 15 करोड़ रुपए की जो राशि होगी, यानी कि नगद इनाम जो है वो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको दिए जाएंगे।
और इसमें चाहे वो स्वर्ण पदक वाले खिलाड़ी हों, रजत पदक वाले हों और कांस्य पदक वाले हों, उनको यहाँ पर नगद इनाम दिया जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं एक मोटिवेशन जो मिलता है, खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और उनके मनोबल को भी सरकार आगे बढ़ाना चाह रही है। तो इसी तरफ से लगभग यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको नगद राशि देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए शासन से भी जो 15 करोड़ रुपए है उसकी भी मांग की गई है और बहुत जल्द उनको ये नगद राशि है वो मिल जाएगी। बिल्कुल। और बताया जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस तरीके का प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहा, हरीश, काफ़ी गौरवान्वित किया है इन खिलाड़ियों ने और शासन की तरफ से अब 15 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि को भी जारी कर दिया गया है, यानी कि जल्द ही इन खिलाड़ियों पर धन वर्षा यहाँ पर की जाएगी और इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। साफ तौर पर खेलों को आगे बढ़ाने में जो सरकार का दायित्व है वो भी तेज़ी के साथ यहाँ पर निभता हुआ नजर आ रहा है। और मंत्री रेखा आर्य की बात करें तो लगातार खिलाड़ियों से मुलाकात कर रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है और आगे भी ये खिलाड़ी इसी तरह का प्रदर्शन करते रहें, इस लिहाज से सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है। 240 खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने कई पदक यहाँ पर हासिल किए हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और सरकार की मंशा है कि उन सभी को नगद राशि यहाँ पर दी जाए। इनाम के तौर पर जिनके यहाँ पर पदक हैं उनको भी जो धनराशि है वो दी जाए और बहुत जल्द इन लोगों के ऊपर सरकार की तरफ से धन वर्षा की जाएगी और नगद राशि इनको दी जाएगी। लगभग 240 लोग हैं और न केवल इनका हौसला बल्कि आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका भी हौसला कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। तब इस कंडीशन में कि जब जो लोग बेहतर काम करते हैं और उनको कहीं न कहीं इनाम के तौर पर कुछ राशि मिले या फिर उनका नाम रोशन हो, तो इससे जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। उधर चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम दर्शनों के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग जिला और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या 4,05,253 के पार पहुंच चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो सरकार का प्रयास देखने को मिला है उसी का नतीजा है कि बेहतरीन तरीके से ये चारधाम की यात्रा इस वक्त परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा संतुष्ट भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए साहिल, लगातार जो चारधाम यात्रा है प्रदेश में चल रही है। सरकार की बेहतर व्यवस्थाएं दिख रही हैं, सड़क एकदम बिल्कुल चकाचक है। इसके अलावा अगर हम रहने खाने ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, सभी का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किस तरह से अच्छी से अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जाए, इस तरफ लगातार मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे। सरकार की पूरी जो एजेंसियां हैं वो लगातार मौके पर हैं और सभी चीजों को देखा जा रहा है और यही नतीजा रहा है कि प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा जो तीर्थ यात्री हैं वो चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यूनिवर्सिटी के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि अब किसी जैसे समर वेकेशन होगा उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी और जो लक्ष्य यहाँ पर सरकार ने रखा है लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा यहाँ पर रखा गया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, उससे कहीं न कहीं पार करने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि अभी की अगर बात करें तो अभी कुछ ही समय हुआ है चारधाम यात्रा के शुरुआत में और ऐसे में आने वाले समय में जून के बाद ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो सरकार के प्रयास है वो रंग लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर साल ये जो चारधाम की यात्रा है नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अभी तक की भी बात करें तो लाखों श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चाहे वो रुकने से लेकर हो या यात्रा मार्ग पर शौचालय की सुविधा की हम बात करें, पेयजल की सुविधा की बात करें। 10 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, यही आशा जताई जा रही है। हरीश, बिल्कुल, देखिए क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य रखा है कि 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर आए, तो इसके लिए चाहे हम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यूनिवर्सिटी की बात करें तो रूट पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें
नगर पंचायतों को भी रखा गया है, साथ ही साथ नगर निकायों को भी इसमें जोड़ा गया है और जो रहने खाने की व्यवस्था है वो बेहतर यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम सड़कों की बात करें, क्योंकि इस समय कई जगहों पर बारिश भी हो रही है और ऐसे में हम यात्रा रूट की अगर बात करें साहिल, तो यात्रा रूट पर जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, जहाँ पर डेंजर जोन है और जहाँ पर स्लाइडिंग की जैसी स्थिति बनती है, तो वहाँ पर तत्काल परिस्थिति में जो मार्ग है उसे खोला भी जा रहा है और लगातार जो लोग हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, चारों धाम के दर्शन कर रहे हैं। इस समय की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत अच्छा मौसम इस समय नजर आ रहा है और तमाम जगहों पर, चाहे चार धाम की अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है सरकार की व्यवस्थाओं को जाता है और लगातार हम देख भी रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे हम परिवहन विभाग की बात करें या फिर हम अलग अलग विभागों की बात करें, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर नगर पालिका बड़कोट में भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा मुख्य चौराहे से होते हुए स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल पहुंची। इस दौरान भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशव गिरी महाराज ने कहा कि पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता और पराक्रमता का प्रतीक है। पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान है जिसने हमारे 28 निर्दोषों को धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। लेकिन सशक्त नेतृत्व, मजबूत सरकार, 56 इंच का सीना, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने उनके घर में घुसकर हमारी भारतीय सेना का साहस, हमारी मजबूत भारतीय सेना घुसकर उसका जवाब दिया, जिसके उसमें हमारे पूरे भारतवर्ष में एक तिरंगा यात्रा, तिरंगा शौर्य यात्रा हम लोग अपने शहर, जिला मुख्यालय, विधानसभा स्तर पर, तहसील स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। और आज बड़कोट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, इनके साथ मिलकर भी हम सब ने भारतीय सेना के सम्मान में, नरेंद्र भाई मोदी के मजबूत फैसलों के सम्मान में ये तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन बड़कोट में किया। उधर नगर आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में लघु व्यापारियों को नगरीय फेरी नीति नियमावली के तहत बसाए जाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही गंगा के सभी घाटों के पुलों को नो वेंडिंग जोन घोषित कर अतिक्रमण मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। तय किया गया कि अन्य 12 वेंडिंग जोनों के फिर से सर्वे कराकर वर्ष 2018 के पंजीकृत सभी स्ट्रीट लघु व्यापारियों को समाहित करने के लिए 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करें। बैठक में लघु व्यापारियों को बसाने के लिए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर के वेंडिंग जोन को व्यवस्थित किए जाने के साथ रोड़ी बेलवाला महिला पिक वेंडिंग जोन की महिलाओं को उचित स्थान दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं समझता हूं नंदन कुमार जी ने जैसे चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी, चूड़ी, माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी, जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है। फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहती है। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उधर सिडकुल हरिद्वार में संघर्ष ट्रेड यूनियन और भोजन माताओं के साथ अन्य कई कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा रोशनाबाद में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। धरना प्रदर्शन करने वाले श्रमिक नेता का कहना है कि आज जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा अपने चरम पर है, उसके चलते मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि अभी महज कुछ दिन पहले ही एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते जब कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तब उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाकर उन पर फर्जी मुकदमे तक दर्ज करा दिए गए।
मामला है एंकर पैनासोनिक में महिला मजदूरों ने हड़ताल करी थी और वहाँ पर इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी गए उनको समर्थन देने, और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद ड्यूटी छूटने के बाद कई अलग अलग कंपनियों के मजदूर भी आए उनको समर्थन देने, लेकिन सिडको पुलिस और एंकर पैनासोनिक के प्रबंधन वर्ग द्वारा फर्जी मुकदमे लगा दिए गए कि महिलाओं को उकसाकर रोड पर बिठाया गया, जाम लगाया गया और जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये फर्जी मुकदमे के विरोध में हम लोगों ने 4 तारीख को सिडको प्रशासन का, सिडको पुलिस का और एंकर पैनासोनिक का पुतला फूंका था और ये बताया था कि 15 दिन के अंदर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उधर हरिद्वार की माया देवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट से यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। चारधाम यात्रा कर लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्ती करने की मांग की। यात्रियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहाँ पहुँचते हैं, हालांकि उनसे बदसलूकी होने पर उन्हें काफ़ी निराशा होती है। हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज़्यादा कह नहीं सकता लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरद्वार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी प्रशासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। बहुत सा डर है, जो घटना हुई तब से कोई घूमने नहीं गया। ये लोग को परसों जाना था, वो आज चला जाने वाला, हरिद्वार नहीं घूमा, उसने नहीं देखा, क्योंकि सनातन धर्मियों की ये राजधानी है हरिद्वार। डर लगता है जाने में, कई दिक्कत होती है, सब लोग गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। तो जैसे कुछ गए नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है, खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे, किसी को डर लग रहा है। क्या मांग कर हमारा है सब है ठीक करा दे हमें और अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे हरिद्वार में। देखिए, पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो कंडक्टर क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उधर हरिद्वार में पुलिस ने पीएनबी का एटीएम लूटने पहुंचे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एटीएम के अंदर करीब 25 लाख रुपए थे। आरोपियों के पास से गैस कटर भी बरामद हुआ है। वहीं एटीएम की रेकी कर फरार हुए बदमाश की तलाश जारी है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा निवासी कार्तिक राणा और धीरज के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और एटीएम लूटने का तरीका यूट्यूब से सीखकर 2-3 दिन पहले हरिद्वार में रेकी कर चुके थे। योजना के मुताबिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन हरिद्वार पुलिस की मुस्तैदी ने उनका प्लान फेल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस गाड़ी से आरोपी आए थे उस पर फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो कंडक्टर के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले गए हैं। सभी 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों के ऑडिशन शुरू किए गए थे, जिसमें तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए हैं। इसके बाद 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के कलाकारों की सहायता ली जाती है। इसके माध्यम से वो गांव-गांव में जाकर संगीत, गानों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसलिए प्रदेश भर के सभी कलाकारों के ऑडिशन कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कलाकारों को एक बेहतर मंच मिलता है। निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसके लिए प्रत्येक 3 वर्ष में हम लोग ऑडिशन लेते हैं। पूरे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं
और जिसके ऑडिशन आजकल 13 तारीख से लगातार यहाँ देहरादून में चल रहे हैं गढ़वाल मंडल के, और 26 तारीख से हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के होंगे। गढ़वाल मंडल के जो ऑडिशन है वो लगभग 180-190 दल के आसपास में पार्टिसिपेट किया है। लोगों ने अपने यहाँ पे अपना साक्षात्कार दिया है, जो उनके ऑडिशंस होते हैं उसके। इससे जहाँ एक और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य है, जो ग्रामीण एरिया होता है उसके इन दलों के माध्यम से, नाट्य दल, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से जो एक योजनाएं आम जन तक पहुंचती है, उसके साथ ही एक रोजगार का भी एक अच्छा माध्यम होता है। और हमें लगता है कि जब तक पूरे ऑडिशन होंगे तो लगभग शायद यदि जो सिलेक्शन होंगे तो 2 से 2,500 हज़ार कलाकारों को इसमें रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उधर कृषि उत्पादन मंडी समिति में तैनात मंडी सहायक को विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग का राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा उनको समाज शास्त्र विषय में डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। राष्ट्रीय सदस्य बनने और अवार्ड मिलने से मंडी सहायक चंद्रशेखर काफ़ी खुश और गदगद है। अब भविष्य में उनको डॉक्टर चंद्रशेखर के नाम से अलग पहचान मिलेगी। इस बड़ी उपलब्धि पर मंडी समिति के कार्यालय में स्थानीय लोगों ने डॉक्टर चंद्रशेखर को सम्मानित किया है। चंद्रशेखर मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आज विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऑनरी डायरेक्टेड अवार्ड काउंसिल द्वारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मुझे डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा गया है एवं विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग का राष्ट्रीय मेंबर भी बनाया गया है। ये सम्मान मुझे पीस एम्बेसडर डॉक्टर CL चंद्रलाल भारती के हाथों द्वारा प्रदान किया गया, जो मेरे लिए बड़ा गौरव का पल है। तो पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार से जम्मू कश्मीर के लिए जाने वाली बसों में यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। आलम यह है कि हरिद्वार से जम्मू के लिए रवाना होने वाली बस में इक्के दुक्के यात्री ही सीधे जम्मू जा रहे हैं, जिसके चलते रोडवेज को कई बार बस की रवानगी रद्द करनी पड़ रही है, जबकि कई बार बस को बीच रास्ते से ही लौटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रोडवेज स्टाफ और यात्रियों का कहना है कि आतंकी हमले के बाद से लोगों में भय है। जो लोग ज़रूरी काम से जम्मू जाना चाहते हैं, सिर्फ वही बस से यात्रा कर रहे हैं। ज़्यादा फर्क है। जब मैं पिछली बार गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी मुझे लुधियाना से ही वापस लानी पड़ी थी, यात्री कम होने के कारण। इस वजह से गाड़ी नहीं जा पा रही, क्योंकि वहां पे भी डर है। देखो डर है तो सवारी नहीं निकल पाती, और जब सवारी निकलेंगी तो जब ही गाड़ी चलेगी। अब आज जा रही है, ऐसा हो रहा है कभी जा रही है कभी नहीं जा रही है। आज भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।